सोचिए, क्या एक मोबाइल आधारित नेटवर्क में वाकई इतनी क्षमता है कि वो दुनिया के दिग्गज पेमेंट सिस्टम्स को सीधा टक्कर दे सके? आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम पाई नेटवर्क की पूरी कार्यप्रणाली, इसके असली जोखिमों और भविष्य की संभावनाओं का एक डीप डाइव विश्लेषण करने वाले हैं, ताकि इस विशाल इकोसिस्टम की बिल्कुल साफ तस्वीर हमारे सामने आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एग्जीक्यूटिव ब्रीफिंग में हम मुख्य रूप से 5 चीजों पर बात करेंगे। इकोसिस्टम कैसे काम करता है, इसकी लेगेसी पेमेंट सिस्टम से तुलना, असल दुनिया में मर्चेंट अडॉप्शन, इसके जोखिम और रेगुलेशंस, और आखिर में 2030 के लिए इसके बुल और बेयर सिनेरियो। तो चलिए सबसे पहले इसके इकोसिस्टम के बुनियादी ढांचे को करीब से समझते हैं। हम इस बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े से शुरुआत कर रहे हैं। 60 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स, मतलब 6 करोड़ लोग। देखिए, किसी भी पेमेंट सिस्टम की असली जान उसका नेटवर्क इफेक्ट ही होता है। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, सिस्टम उतना ही ताकतवर होगा। पाई नेटवर्क आज दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो कम्युनिटीज में से एक बन चुका है, और सच कहूं तो यही इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब इस नेटवर्क को सफल होने के लिए 3 बेहद जरूरी चरणों से गुजरना होगा। पहला है पैसिव मोबाइल माइनिंग, जहां यूजर्स अपने स्मार्टफोन से जुड़ते हैं। दूसरा है केवाईसी यानी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। और तीसरा, जो कि सबसे ज्यादा अहम है, वो है माइनिंग से आगे बढ़कर एक्टिव कंज्यूमर स्पेंडिंग तक पहुंचना, मतलब लोग असल में से खर्च करें। यही वो इकलौता कदम है जो तय करेगा कि ये टोकन वाकई में एक असली करेंसी बन पाएगा या नहीं। और यहीं पर यह दिलचस्प हो जाता है। 20 मिलियन यानी 2 करोड़ से ज्यादा केवाईसी वेरिफाइड यूजर्स। आमतौर पर ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज में गुमनामी यानी एनोनिमिटी होती है, लेकिन पाई नेटवर्क में एक ह्यूमन वेरिफाइड आइडेंटिटी लेयर है। ये फर्जी खातों को तो रोकता ही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात, ये मर्चेंट्स के लिए एक ऐसा बुनियादी भरोसा बनाता है जो किसी भी रियल वर्ल्ड बिजनेस के लिए बिल्कुल जरूरी है। तो अब सवाल आता है कि ये ग्रासरूट नेटवर्क दुनिया के स्थापित वित्तीय दिग्गजों के सामने कहाँ टिकता है। चलिए देखते हैं। ये तुलना असल में 2 बिल्कुल अलग विचारधाराओं की कहानी बयां करती है। एक तरफ हमारे पास वीजा और पेपाल जैसे लेगेसी सिस्टम्स हैं। इन्हें भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर, सुपरफास्ट एपीआई और एक सेंट्रलाइज्ड भरोसे की जरूरत होती है। और दूसरी तरफ है पाई नेटवर्क, जो पूरी तरह से अपनी ह्यूमन फर्स्ट कम्युनिटी और मोबाइल फर्स्ट डिजाइन पर टिका है। ये किसी तकनीकी उलझन में पड़ने के बजाय सीधे अपनी कम्युनिटी की ताकत का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और इस मोबाइल फर्स्ट अप्रोच का असली असर हमें भारत, नाइजीरिया, वियतनाम और फिलीपींस जैसे विकासशील बाजारों में देखने को मिलता है। इन जगहों पर पारंपरिक बैंकिंग का ढांचा उतना मजबूत नहीं है। इसके अलावा वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों में तो अनौपचारिक व्यापार वहां की संस्कृति का हिस्सा है। तो सोचिए, एक ऐसा पेमेंट सिस्टम जो सीधे आपके स्मार्टफोन से काम करे, वो इन मार्केट्स में कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एज है। अब बात करते हैं उस मोर्चे की जो लंबे समय में इस प्रोजेक्ट की किस्मत तय करेगा, यानी रिटेल लेवल पर असल मर्चेंट अडॉप्शन। हाल ही में पाई फेस्ट जैसे कम्युनिटी इवेंट्स की जो आंकड़े सामने आए हैं, वो काफी उत्साहजनक हैं। 1,25,000 से ज्यादा मर्चेंट रजिस्ट्रेशन और 58,000 से ज्यादा एक्टिव सेलर्स। ये कोई हवाई बाती नहीं है, बल्कि ये इस बात के बहुत ही ठोस शुरुआती संकेत हैं कि लोग जमीनी स्तर पर इसका इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। ये रिटेल अडॉप्शन का एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेटर है। हम देख रहे हैं कि इसका इस्तेमाल लोकल स्टोर्स पर पेमेंट, रेस्तराओं की बुकिंग और यहाँ तक कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स के लिए भी होने लगा है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, एक भारी तकनीकी अड़चन भी है। इन पेमेंट्स को दुकानों के मौजूदा पॉइंट ऑफ सेल यानी पीओएस सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करना। जब तक दुकानदार इसे अपने पुराने बिलिंग सिस्टम में आसानी से नहीं जोड़ पाएंगे, तब तक लेगेसी सिस्टम्स को टक्कर दे पाना सच में बहुत मुश्किल होगा। और सिर्फ पीयर टू पीयर पैसे भेज देना ही तो काफी नहीं है ना। एक मॉडर्न डिजिटल इकोनॉमी बनाने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का होना एकदम जरूरी है। एस्क्रो सर्विसेज, डिसेंट्रलाइज्ड लेंडिंग, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स, ये सब फीचर्स इस पूरे इकोसिस्टम की उपयोगिता को कहीं आगे ले जा सकते हैं। आसान शब्दों में कहें तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इसे सिर्फ एक पेमेंट ऐप से एक पूरे के पूरे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल सकते हैं। खैर, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब हम कुछ कड़वी सच्चाइयों और इसके सामने खड़े बड़े जोखिमों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे दिलचस्प और खतरनाक चीज जो सामने आती है, वो है ये यूटिलिटी गैप। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक खतरा है।
सोचिए अगर हर कोई सिर्फ इस उम्मीद में अपने टोकन्स दबा के बैठ जाए कि भविष्य में इनकी कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा। अगर वो इन्हें मर्चेंट्स के पास खर्च ही नहीं करेंगे तो पूरा का पूरा कंज्यूमर स्पेंडिंग मॉडल वहीं कोलैप्स हो जाएगा। किसी भी करेंसी की जान लेन देन में होती है, ना कि उसे सिर्फ तिजोरी में बंद करके रखने में। इसके अलावा कुछ बहुत ही गंभीर फाइनेंशियल कमजोरियां भी हैं। 2026 में भारी मात्रा में टोकन अनलॉक होने की उम्मीद है, जिससे मार्केट में सप्लाई का बहुत बड़ा दबाव आ सकता है। फिर लिक्विडिटी गैप्स और मर्चेंट्स के लिए एक्सचेंज सपोर्ट की कमी भी है। मतलब अगर किसी दुकानदार को अपनी क्रिप्टो को नकद रुपयों में बदलने में परेशानी होगी तो वो अपनी दुकान पर इसे एक्सेप्ट क्यों ही करेगा। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या है। और हाँ, हम सरकारों और रेगुलेटर्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हर देश के अपने अलग नियम, टैक्स के कानून और सख्त एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी AML कंप्लायंस, ये सब इस नेटवर्क की असली परीक्षा लेंगे। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में इन कानूनों को मानना ही पड़ता है। अगर रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने में कहीं भी अड़चन आती है तो ग्लोबल लेवल पर इसके अडॉप्शन की रफ्तार बुरी तरह से धीमी पड़ सकती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं कि 2030 तक इसके लिए क्या परिदृश्य बन सकते हैं। हम इन 3 संभावित आउटकम्स को एक साथ रखकर देख सकते हैं। अगर हम कंजर्वेटिव यानी बेयर सिनेरियो की बात करें तो हो सकता है ये सिर्फ कुछ इलाकों तक सीमित रह जाए और इसका इकोसिस्टम बहुत छोटा रहे। बेस केस में हम हजारों बिजनेसेस के साथ एक मजबूत कम्युनिटी इकोनॉमी बनते हैं देख सकते हैं। और अगर हम बुल केस यानी सबसे बेहतरीन परिदृश्य की बात करें तो ये हर दिन लाखों ट्रांजैक्शंस के साथ एक मेन स्ट्रीम ग्लोबल पेमेंट ब्रांड भी बन सकता है। ये स्पेक्ट्रम हमें इसकी लॉन्ग टर्म पॉसिबिलिटीज का एक स्पष्ट खाका देता है। और अंत में सारी बात इसी एक विचार पर आकर टिक जाती है। आने वाले 3 से 5 साल ही ये तय करेंगे कि क्या ये नेटवर्क सिर्फ एक माइनिंग का शौक बनकर रह जाएगा या फिर ग्लोबल कॉमर्स का एक अहम हिस्सा बनेगा। ये डेटा संचालित प्रयोग भविष्य में क्या नया मोड़ लेता है, ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होने वाला है। इस विस्तृत एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।